गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट पार्ट 2 के बारे में। कल हमने डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लगभग आई थिंक 5 प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं, 5 प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 2 और मोर प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। देखिए, मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, अगर इसके अंदर कोई भी रो या कॉलम्स कुछ प्लस या माइनस के रूप में है, लाइक दिस एक्स वाई लिख दिया, अल्फा बीटा गामा लिख दिया, ए बी सी लिख देता हूं, डी ई एफ लिख देता हूं। तो देखिए, इसके अंदर इट इज द सम ऑफ 2 एलिमेंट्स। ये 2 संख्याओं का योग है और ये एक है, ये 2 का, ये 1 का, ये 1 का। 2 इंटू 1 कितना हुआ? 2। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस डिटर्मिनेंट को 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्लस के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? लाइक दिस। पहले डिटर्मिनेंट में पहले एलिमेंट्स x, y, z, दूसरे में दूसरे अल्फा बीटा गामा, और बाकी एज इट इज कॉपी करने हैं, आधे मत कर देना। a b c d e f, सेम हियर a b c d e f। तो देखो, अगर मैं उल्टा देखो, यहां से मुझे एक चीज वापस में पता चली कि अगर मुझे 2 डिटर्मिनेंट को प्लस करना है तो सिर्फ वही रो या कॉलम प्लस करेंगे जो अलग अलग है। तो ये रूल सेम है ना, R2 और R2। तो क्या इनको प्लस किया? नहीं किया। प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? a प्लस है 2a आ जाएगा, जो कि नहीं आया। क्लियर? तो उल्टा भी याद रखो और सीधा भी याद रखो। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट तो बड़ी सिंपल है वैसे तो। 19 वाली प्रॉपर्टी जो आप जानते हैं, कौन सी? कि मान लीजिए हमने x इक्वल टू अल्फा किसी डिटर्मिनेंट में रखा और उसकी वैल्यू कितनी आ गई? c। इफ x इज इक्वल टू अल्फा इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन या रूट ऑफ इक्वेशन डेल्टा इज इक्वल टू 0, then x minus alpha is factor of delta। बड़ी सिंपल सी चीज़ आप समझ सकते हैं। अगर मान लो x इक्वल टू 2 रखने पर किसी इक्वेशन में 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 2 उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर। जैसा कि आप बड़े अच्छे से जानते हैं, नोट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी नोट कर लीजिए। एक पुरानी प्रॉपर्टी जो मैट्रिक्स में लिख चुके हैं, तो एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर सकते हैं। यहाँ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, याद है कुछ? डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस 1, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि डिटर्मिनेंट। ध्यान रखिएगा। एडजॉइंट जानते हैं, if each element of a matrix or determinant is replaced by a respective cofactor, then जो आपका न्यू मैट्रिक्स बनेगा, न्यू डिटर्मिनेंट बनेगा, that is the adjoint। ट्रांसपोज भी लेते हैं, बट आप जानते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट के अंदर ट्रांसपोज लेने से कोई चेंजेस नहीं आता, इसलिए मैंने उसका कोई जिक्र नहीं किया। इट्स ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब हम बात करते हैं इन पर कुछ क्वेश्चंस। मैं सबसे पहले वो क्वेश्चन ले रहा हूं जो अपनी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 5, उस पर बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व
जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि हमें इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। अगर आप गौर से देखें तो ये 4x4 का है, 4x4 का। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, डाटा देखो 49, 36, 36, 25, यानी अगर आप तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आपको कम से कम बता रहा हूँ 5 मिनट्स लेगा, मिनिमम 5 मिनट्स, उससे कम में मुश्किल करना। और कैलकुलेशंस टफ होगी सो अलग से। तो उसके बजाय हम बात करते हैं कि क्या सिर्फ प्रॉपर्टी से ईजी हो सकता है, ट्राई करते हैं। हम ट्राई करने में क्या है, तो देखो ये R1, R2, R3, R4 प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ। क्या माइनस कर दूँ, माइनस करने से क्या है ईजी हो जाता है। इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, इसमें से इसको, इसमें से इसको। एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना, कौन सी, कि जो भी मैट्रिक्स का या डिटरमिनेंट का ऑर्डर होता है और ये जो ऑपरेशंस लगाते हो माइनस प्लस करने वाले, ये आप एट ए टाइम में n-1 बार ही लगा सकते हैं। मतलब जैसे 4 में 4 का है ना, तब एट ए टाइम में एट मोस्ट यानी मैक्सिमम कितने बार अप्लाई कर सकते हैं, 3 बार। 3 से ज़्यादा बार नहीं लगा सकते। हाँ, एक पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने के दौरान तो भले चाहे आप 100 टाइम्स लगाओ, 1000 टाइम्स लगाओ, कोई मना नहीं। यानी एक पूरे क्वेश्चन में आप कितने भी बार लगा सकते हो, मगर एक स्टेप में कितनी बार लगाओगे, अधिकतम n-1 बार। 4 में 4 का है तो अधिकतम 3 बार। 3 से कम लगाओगे चलेगा, 3 से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो इसमें से इसको माइनस करो, इसका नाम क्या है C2। C2 में से C1 माइनस करो और इक्वल में क्या लिखूंगा C2, जिसको हम रिप्लेस करेंगे। तो अप्लाई, क्या अप्लाई कर रहा हूँ, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1। C2 में से C1 को माइनस करेंगे और किसकी जगह रिप्लेस करेंगे, C2 की जगह। C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C2, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। एंड C4 इज इक्वल टू C4 माइनस, एडमॉस 3 लगा सकता हूँ, लगा रहा हूँ। क्या C1 को छेड़ा, नहीं छेड़ा, C1 को एडिस कॉपी कर दूँ सोल्व करके। अब करते हैं, 4 में से 1 गया तो 9 में से 4 गया तो देखते जाइएगा कहीं कुछ गलती ना हो जाए। देखते जाइएगा 9 में से 4 गया तो 5, 36 में से 25 गया तो चेक करते जाइएगा कहीं कोई गलती ना हो जाए। 16 में से 9 गया तो हमारे पास कुछ ऐसा है, वापस देखिएगा। अब मैं फिर प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। इसका नाम क्या है C3, यानी फर्दर में लगा रहा हूँ C3 में से C2 को माइनस कर रहा हूँ एंड C4 में से C3 को। ये दो प्रॉपर्टीज में फिर लगा रहा हूँ। इस बार मैंने C1 और C2 को नहीं छेड़ा तो नेगेटिव कॉपी कर दूँ। करो माइनस दिस माइनस दिस, 3 में से 5 गया तो 2, 2, 2। Am I right? Now C4 माइनस C3, फोर्थ कॉलम में से थर्ड कॉलम माइनस करना है, करो। 7 माइनस 5, 2, 2, 2। और इसको देख के कुछ याद आया, पुरानी बातें। कोई भी दो कॉलम या रो आइडेंटिकल आ जाए, सेम आ जाए, देन आंसर इज 0। आया बात समझ में? देन फाइनल आंसर इज 0। तो हमें सोल्व नहीं करना पड़ा। अब आप कहोगे सर टाइम वेस्ट में 5 मिनट लग गया। अरे भैया 5 मिनट तो तब लगा है जब ये पहला क्वेश्चन है। जब आप इस तरह के 8-10 क्वेश्चन करके निपट लेंगे तो आपको इन चीज़ों में टाइम थोड़ी लगेगा, ये चंद सेकंड में लग जाएंगी और आप इस पूरे क्वेश्चन को मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट में कर पाएंगे।
ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी प्रॉपर्टी पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व के बजाय प्रूव लिख दूं ताकि हमें आंसर पता रहे एग्जैक्टली हमें जाना है। और कोशिश भी करें कि इसे हम याद रखें ताकि ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में काम आ जाता है। तो इसे हम याद रखते हैं तो हम बेनिफिशियल में रहते हैं। चलिए सोचते हैं स्टार्टिंग कहाँ से करें। देखो मैंने बताया था कि वो जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी मदद कैसे करेंगी, हमें लगाना कैसे है। तो उसके लिए हमारा मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाना। जीरो बनाने से क्या होगा, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें देखूं कि मुझे जीरो बनाना है तो देखो अगर 1 में से 1 को माइनस करें तो जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। इसका मतलब मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि मैं कैसे भी करके इसमें से इसको माइनस करूं और इसमें से इसको माइनस करूं। इसका नाम क्या है, C1 C2 C3। तो लगा दूं प्रॉपर्टी माइनस करने वाले। भाई वापस वही सवाल है, कौन सी, ऑर्डर इज 3। एट मोस्ट कितनी बार लगा सकता हूँ, 2 बार, 1 कम बार लगा। और ये जो लगाते हैं इनको हम बोलते हैं संक्रियाएं, ऑपरेशंस, अलजेब्रिक ऑपरेशंस। लाइक अप्लाइंग द प्रॉपर्टी C1 माइनस C2। चाहो तो C2 माइनस C1 कर सकते हो, ये आपका अधिकार क्षेत्र है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। 1 में से 2 को माइनस करें, 1 माइनस 1 x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, क्लियर, ये लग गई। अब ये लगा दो, दिस माइनस दिस, C2 माइनस C3 बोलते जाओ, राइट राइट राइट। C3 को तो छेड़ना ही नहीं तो मत छेड़। ये इन दो प्रॉपर्टीज को लगने के बाद ऐसा कुछ है। देखो डबल जीरो आ गया, आप चाहे तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट अगर आप गौर से देखें तो देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। इसके फैक्टर क्या होते हैं, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। तो क्या इसमें से x माइनस वन कॉमन नहीं आ रहा है। इसमें से y माइनस जेड, इसमें से कुछ नहीं आ रहा, जेड नहीं आ रहा। तो x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन ले लो। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आप हर चीज लिखेंगे, टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम C1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम C2। C1 और C2 में से क्रमशः x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन लेने पर, ठीक है। क्योंकि बोर्ड में आपको हर चीज डिस्क्राइब करनी है, चाहे आपको आती है अच्छे से तो मैं तो राइट करूँ x माइनस वाई कॉमन, y माइनस जेड कॉमन। x माइनस वाई कॉमन लेने पर क्या बचा भाई, 0 1। x माइनस वाई कॉमन लेने पर क्या बचेगा, x प्लस वाई। क्लियर, जनरेट करो। ओके, ये एवरेज अब इससे ज्यादा तो क्या सोल्व करें, एक्सपांड कर लें, एक्सपांशन बाय थर्ड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो कर लें क्योंकि फर्स्ट रो में डबल जीरो है ना, ठीक है। तो प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर एक्सपांशन डन बाय फर्स्ट रो आर रो,
तो हमने एक्सपांशन किया, ये बाहर वाले तो पहले से एलिमेंट हैं। फर्स्ट एलिमेंट 1 लिखा, छुपाया छुपाया, दिस माइनस दिस, y प्लस जेड माइनस ऑफ x प्लस वाई, क्या कैंसिल हो गया, y से y, क्या बचा z माइनस x। चेक करो यही प्रूव करना है क्या, बिल्कुल यही प्रूव करना है। हेंस आई बात समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में जरूर से जरूर आते हैं 12th बोर्ड के अंदर, इसलिए। क्वेश्चन नोट कीजिए, इफ डेल्टा आर इज इक्वल टू 1 आर एंड आर स्क्वायर, 5 10 and 20 and n plus 1 by 2 and n plus 1 2n plus 1 by 6। आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है डेल्टा लाइक दिस, और यू हैव टू फाइंड sigma delta r where value of r is started from 1 and ended with 9। ये क्वेश्चन है कि एक डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है लाइक दिस एंड यू हैव टू कैलकुलेट सिग्मा डेल्टा स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू एंडेड विद। उम्मीद करता हूँ सिग्मा का मतलब तो आप जानते ही होंगे, एडिशन। स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से, एंड कहाँ तक करना है, n, मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 2 अप टू डेल्टा n, यानी ये हमारा क्वेश्चन है, ये तो आप जानते हैं। तो करें स्टार्ट, डायरेक्ट करवा दो क्या, बिना दिमाग लगाए, डायरेक्ट समझ में आएगा नहीं तुम्हारा, देख ही लो। चलो बोलो, डेल्टा 1 आर की जगह क्या लिखोगे 1, लेकिन आर की जगह यहाँ कहीं भी आर नहीं है, मतलब ये तो ऐसे कैसे रहेंगे। चलो बोलो 1 1 1 का स्क्वायर 1, बाकी एज इट इज। ये थोड़ा सा बड़ा है तो छोटा छोटा लिख देता हूँ। अब मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, समझ जाओ क्या लिखा, आर की जगह 2 एज इट इज। इनका मतलब समझ गए, दिस दिस एज इट इज। फिर बोलो 3 रखा, समझ गए, एज इट इज। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी आई थी अलग अलग करने वाली, उसी में मैंने आपको बताया था उल्टा कि अगर मुझे किन्हीं 2 या 2 से ज़्यादा डिटरमिनेंट को ऐड करना पड़े तो कैसे करते थे, सिर्फ वही रो या वही कॉलम ऐड होती थी जो अलग होती थी।
सिमिलर रोज एंड कॉलम्स एज इट इज कॉपी होती थी। तो देखो इन सारे के सारे डिटरमिनेंट में क्या थर्ड कॉलम सेम नहीं है? तो आंसर में थर्ड कॉलम एज इट इज कॉपी हो जाएगा। क्या सेकेंड कॉलम 5, 10, 20 नहीं है? तो वो भी एज इट इज कॉपी हो जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट कॉलम है वो बदल रहा है, तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम ऐड होगा, बाकी सब एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। कर दें? कर दो। सिर्फ फर्स्ट कॉलम ऐड कर रहा हूँ, बाकी एज इट इज। फर्स्ट कॉलम इज 1, ये करना तो गया क्या ऐसा ही। कहाँ तक? अप टू n टाइम्स। 1 लिख देता हूँ। चलो फिर बोलो, चेक करते जाना कहीं गलती ना हो जाए भैया। ओके फिर बोलो, राइट or wrong? Right. Second column as it is and third column as it is. अब थोड़ा सा अपन को ABCD में जाना पड़ेगा। 11 1 + 1 + 1 n टाइम्स। एक को 5 बार ऐड करते हैं तो 5, 10 बार ऐड करते हैं तो 10, एक को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n। इसको गौर से देखो, क्या ये सिग्मा n नहीं है? और सिग्मा n की वैल्यू n+1/2 सिग्मा n² याद है? n+1 to n+1/6। कॉपी मार लो। अगर आप गौर से देखें तो ये रहा, ये रहा और ये रहा। यानी जैसे आप इनके आंसर्स लिखेंगे आपको क्या मिलेगा? C1 एंड C3 सेम बन जाएंगे, आइडेंटिकल बन जाएंगे। और कोई भी दो कॉलम या रो सेम बन जाते हैं, देन आंसर ऑफ दैट डिटरमिनेंट इज 0। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो देखो इसके लिए एक छोटी सी चीज बताता हूँ आपको कि डिटरमिनेंट का कोई क्वेश्चन आ जाए, उसमें अगर कहीं AP, GP या HP का जिक्र हो, ये यूटिलाइजेशन हो, तो 99% ऐसे क्वेश्चंस का आंसर 0 होता है। मैं 99% बोल रहा हूँ भैया, 100% नहीं बोल रहा हूँ। 1% मेरे लिए बचाव के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं हो नहीं हुआ तो ठीक है। 99% आज के लिए बोलते हैं। अब डिटरमिनेंट के अंदर एक टॉपिक और बचा छोटा सा, दैट इज ग्रामर रूल एंड इनका मल्टीप्लिकेशन। इनका मल्टीप्लिकेशन तो इजी है। अगर आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है तो वही सेम पैटर्न होता है डिटरमिनेंट के लिए भी। याद है? रो टू कॉलम मेथड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वही सेम प्रोसेस है डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने का भी। तो पढ़ो या ना पढ़ो डजेंट मैटर। मैट्रिक्स वाला अगर आपको आता है तो डैम श्योर डिटरमिनेंट वाला भी आपको आता है। एंड लास्ट टॉपिक इज ग्रामर रूल। ग्रामर रूल हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? और उसी के साथ आपको मल्टीप्लिकेशन भी समझा देंगे। तो थैंक यू।